हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए जिनकी बेस बहुत कमजोर है, उन लोगों के लिए मैं बेसिक कंसेप्ट लेकर के आया हूं, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्या में इन सभी चीजों को आपको जानना है। अगर जो बच्चे इन सभी चीजों को जानते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की जो शुरुआत होती है वह एक से होती है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, इसे आप अनंत तक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए, यहां से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बतलाएं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगी? 1। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? तो उसका जवाब हो जाएगा अनंत। आपसे यहां से एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है। तो एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 9 होती है। और इसी तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है कि दो अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है। तो आप कहेंगे 99। तो यहां से इस तरीके के क्वेश्चन जो है, इस प्राकृत संख्या से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। चलिए, अब दूसरा समझेंगे। दूसरा है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, पूर्ण संख्या बहुत आसान है। प्राकृत संख्या का जो समूह होता है, उसी में अगर हम जीरो मिला देंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात यहाँ पे ये जो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक प्राकृत संख्या को हमने लिखा था, इसी में सिर्फ आपको क्या मिला देना है? जीरो। इस प्रकार से ये जो पूर्ण संख्या है, उसे हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या के समूह में जब हम शून्य को मिला देते हैं, इस प्रकार बनी संख्याओं का समूह क्या होता है? तो पूर्ण संख्या होता है। अब देखिए, यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? तो अनंत। अब ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? तो आप इस प्रकार से जानते होंगे कि वैसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग लग जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। लेकिन अब आपको ऐसे नहीं याद करना है, बस आपको ये सोचना है कि जिस भी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 हो, तो ये सभी के सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या होती है। जैसे अगर 246 लिखा हुआ है, यह एक सम संख्या है। 1, 3, 0 यहाँ पे हमने लिखा और केवल यहाँ पे 2 लिख दिया, इसलिए यह क्या हो गया? सम संख्या। कितना भी बड़ी संख्या हो, कितना भी बड़ी संख्या हो, आपको अंतिम अंक को देखना है कि अंत में क्या 0, 2, 4, 6, 8 दिया है। अगर ये अंक दिया हुआ है तो आपको कहना है कि वह क्या हो जाएगी? सभी के सभी संख्याएं सम संख्या होती हैं। अब देखिए, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आते हैं। यहां से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। और इसके लिए भी अगर आपसे सम संख्या के बारे में बड़ी पूछ देगा तो आप अनंत कह सकते हैं। लेकिन जब आपसे ऐसा कहा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है, अथवा 2 संख्याओं में तुलना करके जब आपसे पूछेगा, तो वहां पे उसमें छोटा और बड़ी की तुलना करके आप बतला सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या, तो देखिए,
विषम संख्या के लिए आप कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, तो वे सभी की सभी संख्याएं जो होती हैं वह विषम संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, मैं एक बहुत बड़ी संख्या ले लेता हूं, मैं अपना मोबाइल नंबर ही लेता हूं, जैसे कि 87 894 47 278 है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसमें जो अंतिम अंक 8 दे दिया है, इसके कारण ये पूरी संख्या क्या कहला जाएगी, तो सम संख्या। लेकिन यही सिर्फ इसमें का 8 हटा दें तब अंतिम संख्या क्या बन गया, 7 हो गया। तो इस प्रकार से इतनी बड़ी जो संख्या दी गई है ये क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। अर्थात किसी भी संख्या के अंत में अगर 1, 3, 5, 7 और 9 रहे तो आपको कहना है कि वह विषम संख्या होती है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इसको बात को समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या एक तथा खुद से कटे, बाकी दूसरे किसी संख्या से नहीं कटती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अभाज्य संख्या की जो शुरुआत होती है वह होती है 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या का मतलब ही होता है कि एक से कटे अथवा खुद से कटे, उसे ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो 2 जो है यह या तो एक से कटेगा नहीं तो खुद 2 से। 3 जो है वह एक से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा। 5 जो है या तो एक से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा। 7 जो है एक से कटेगा नहीं तो 7 से कटेगा। उसी प्रकार से 11 जो है एक से कटेगा नहीं तो 11 से कटेगा। 13 है वह एक से कटेगा नहीं तो 13 से कटेगा। तो इस प्रकार आपने समझ गया कि अगर कोई भी संख्या ऐसी दी गई हो जो कि एक तथा खुद से कटती है तो हम उसे ही क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, अब आपके बोर्ड एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि बतलाएं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, अथवा इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखिए, सबसे छोटी पूछे या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे तो आपका जवाब हो जाएगा कि 2 होता है। ये सबसे छोटी भी है और ये सबसे छोटी सम अभाज्य। और ध्यान दें एक बात और, कि अभाज्य संख्या में मात्र 2 ही एक ऐसा अंक है जो कि सम संख्या है। इसके बाद से जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब के सब विषम संख्याएं होती हैं। तो आप यहां से ये बात जान गए कि सबसे छोटी एवं सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि अब बतलाएं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है। तो विषम भी होना चाहिए सबसे छोटी, तो वह कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका 3। ये 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अगर केवल आपसे कहता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है तो उसके लिए आपको जवाब बताना होगा 2। लेकिन क्वेश्चन ऐसा कहा गया कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो उसका जवाब क्या बतलाएंगे आप, तो 3 बतलाएंगे। अब चलिए, यहाँ पे अभाज्य संख्या के बारे में आपने जान गया। अब समझना है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य, तो देखिए, भाज्य संख्या का मतलब होता है जिनके गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक। नहीं समझे, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, तो भाज्य संख्या कहेंगे। अब जैसे देखिए, इसके लिए एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 और इस प्रकार से हम कोई भी संख्या लेंगे। लेकिन हम वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, अर्थात जो 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए। अब जैसे देखिए, तो यहाँ पे 4 मैंने लिया है, अगर 4 को काटा जाएगा तो देखिए यह 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा।
तो देखिए, तो ये 2 से अधिक संख्या से कट गया। उसी प्रकार से अगर 6 को काटना चाहेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, इतनी संख्या से 6 कट जा रहा है। तो देखिए, तो ये 4 संख्याओं से कट रहा है। इसका मतलब कि और 2 से अधिक है, इसलिए 6 क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। इसी प्रकार से 8 भी है, 2 से अधिक संख्याओं से कट सकता है। 9 भी 2 से अधिक संख्याओं से कट सकता है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो 2 से अधिक ज्यादा संख्या से कट जाए, वो सब के सब संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। तो अब देखेंगे, अब आप ये तो समझ गए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता क्या है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बतलाएं कि वह कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो बतलाइए, यहाँ पे भाज्य संख्या की हमने शुरुआत कहाँ से किया है, तो 4 से। इस प्रकार से सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बतलाएं कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है। तो 2 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 10 से होती है, 10 से होती है। अब ये जो 10 है, ये 2 अंक में है, और ये 10 जो है 2 से अधिक संख्याओं से कट सकता है। तो इसीलिए 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या आपसे पूछेगा तो उसका जवाब हो जाएगा 10। और इस तरीके के क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अब आया सह अभाज्य। अब देखिए, सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, सह का मतलब होता है साथ, अर्थात भाज्य के साथ में जो संख्या रहता है उसे हम क्या कह देते हैं, सह अभाज्य कहते हैं। इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, वैसी दो संख्याएं जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, ऐसा भी हम कह सकते हैं, लगातार दो संख्याएं जो होती हैं वह भी सअभाज्य संख्या कहलाती है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, सअभाज्य के लिए अगर कहा जाए कि क्या 2 और 3 सअभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ, 2 और 3 क्या है, सअभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाएगा कि 4 और 5 बतलाइए क्या एक सअभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ, यह भी सअभाज्य संख्या होगा। कैसे होगा, तो देखिए 4 और 5 का अगर हम मौसा निकालेंगे तो 1 आएगा। और अभी तो मैंने बतलाया कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी दो संख्याएं जिनके बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, उसे हम क्या कह देते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए 4 और 5 है, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 जो है 1 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा। तो देखिए, तो दोनों में कौन ऐसा अंक है जो शामिल है, तो दोनों में क्या है, 1 शामिल है। इसलिए आप कह सकते हैं कि 4 और 5 क्या है, सअभाज्य संख्या। लेकिन अब देखेंगे, अभाज्य संख्या मतलब कि दो अगर संख्या एक साथ में दिया हुआ हो और वो अभाज्य हो, तो दोनों संख्याएं एक साथ में जब रहेंगी तो सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर कहा जाए 3 5, ये दोनों के दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, और इस प्रकार से दोनों एक साथ में है, इसलिए इसे क्या कह देंगे, सअभाज्य संख्या कह देंगे। उसी प्रकार से 11 13 क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या हो जाएगा। 17 19 क्या हो जाएगा, तो सअभाज्य संख्या होगा। मतलब क्या आपने समझा ये बात को। देखिए, मैंने ये कहा कि वैसी दो संख्याएं जिनके बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो वह सअभाज्य संख्या होती है। फिर मैंने बताया कि लगातार अगर 2 गिनती की संख्या दी गई हो, वो भी क्या होती है, सअभाज्य संख्या होती है। अथवा अगर 2 अभाज्य संख्या एक साथ में दी गई हो तो वह भी क्या होती है, सअभाज्य संख्या होती है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो वीडियो को रोक करके फिर एक बार देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, एक और बात मैं बतला दूं, तो इसी टाइप से आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑप्शंस देकर के 4 कि निम्न में बताएं कि कौन सा सअभाज्य संख्या है। तो आप इस अगर बात को सुने होंगे तो आप उसके आधार पर उस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सअभाज्य के बाद है यहाँ पे परिमेय संख्या। अब देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। p बटा q यानी आप बटा के रूप में उसे लिख सकते हैं।
बटा के रूप की संख्या क्या होती है, जैसे 2/3, 3/5, 7/9, 11/13। इस प्रकार से कोई भी संख्या जो बटा में लिखा जाता है उस सब के सब क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। अब एक बात और जानना है, पूछा जाएगा कि परिमेय संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या को हम 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक शून्य परिमेय संख्या होती है, एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। अब देखिए, शून्य परिमेय संख्या मतलब कि ऊपर में शून्य होगा, नीचे में कोई भी आप संख्या दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 0/1, 0/2, 0/3 दिया है, ये शून्य परिमेय संख्या। अब पूछा जाएगा कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है। धनात्मक परिमेय संख्या का मतलब कि देखिए यहाँ पे ये वाला देखेंगे, यहाँ पे ये हमने जो लिखा है 2/3, 3/5, 7/9, 11/13, इस सब के आगे प्लस छिपा हुआ है, इसलिए ये सब के सब को हम क्या कह सकते हैं, ये सब के सब को आप धनात्मक परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब आया बात ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर यही जो प्लस है, प्लस को हटा करके और प्लस के जगह पर अगर माइनस लिख दिया रहे तो इसको आप कहेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो अब समझ गए होंगे कि धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं और शून्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब परिमेय संख्या के बाद आता है अपरिमेय संख्या। और देखिए, परिमेय संख्या का एक और भी परिभाषा होता है, जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है उसे भी हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और अक्सर बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे पूछे जाते हैं, रूट में दे दिया रहेगा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर देखेंगे रूट 25 दिया रहेगा, रूट 49 दिया रहेगा, रूट 64 दिया रहेगा, इस तरीके से दिया रहेगा और कहा रहेगा कि बतलाइए कि क्या यह एक परिमेय संख्या है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ हाँ ये तो परिमेय संख्या है ही। क्यों हुआ, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा। अर्थात 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 7, 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 8। मतलब कि जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो अगर आपको एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरीके का भी दिया रहे तो आप ऐसी भी संख्या को कह सकते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए, परिमेय संख्या के बाद अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के लिए एक केवल जान लें, इसके बाद जो है बाकी जो बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बतलाई जाएगी। चलिए देख लेते हैं केवल अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के लिए बहुत ही आसान कंसेप्ट मैं बतला रहा हूं कि कैसे आप पहचान लेंगे कि कोई संख्याएं अपरिमेय है। तो पहला कंसेप्ट होता है, जिस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है वे सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √6, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है उसे हम क्या कह देंगे, अपरिमेय संख्या। अब जैसे मैंने यहाँ पे √7 लिखा है तो इसको रूट पहले भी √6 लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल ये बतलाना चाह रहा था कि किस संख्या का मतलब कि पूर्ण वर्गमूल निकलता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। तो जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा वह हो जाएगा अपरिमेय, और जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है वह क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो चलिए इतना ही आज के लिए रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये मतलब कंसेप्ट जो है समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि हाँ हमने जो पढ़ाया है वो आप लोग को अच्छा लगा है तो मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि आपके दोस्त भी मुझसे जुड़ जाएं और इस वीडियो को शेयर करें। मैं यही कहना चाहूंगा आपसे भी से। तो चलिए छात्रों, इतना ही आज की क्लास में रहेगा। धन्यवाद।